खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पीएम मोदी ने वजारत खारजा को हिदायत दी है कि वो सियासी पार्टियों के लीडरों से अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से बाखबर करवाए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ और खामोशी पर सियासी लीडरान सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही अपोजिशन लीडरान ये भी वजाहत चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अफगान तालिबान के साथ हुकूमत हिंद कैसे रिश्ते रखना चाहती है। फिलहाल हुकूमत हिंद का मौक़िफ़ तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अपने तमाम शहरियों और अक़लियती तबके के अफगानियों को हिंदुस्तान वापस लाने और पनाह देने का सिलसिला जारी रखा है। एक खबर रसा एजेंसी को दिए इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका और बरतानिया अफगानिस्तान से इनखला की तारीख में तौसी का मुतालबा करती है तो ऐसे किसी भी मुतालबे को तालिबान तस्लीम नहीं करेंगे। वहीं सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगान शहरियों के मगरबी ममालिक जाने की ख्वाहिश को डर या खौफ का नाम नहीं देकर माइशी माइग्रेशन का नाम दिया जाना चाहिए। If the US or the UK wanted to extend the 31st of August deadline in order to continue evacuations out of the country, would you agree to that? No, no. Why not? This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that, I think it will deteriorate the relation, that will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. What would be your message to them? First, I assure you, it is not about their worry and not about their scare. This is about they want their demand to resettle in Western countries, and that is a kind of economic migration, because Afghanistan is a poor country and 70% of the people of Afghanistan are living under the line of poverty. So everyone wants to resettle in Western countries to have a prosperous life. So that is. It is not about scare. Of course, for their justification to go there, they exaggerate, scare, and terrified, and so. So we know the Afghans. This is our society. This is not the fact they are scared. What would you say to the families of those who died trying to help Afghanistan? I first of all say they occupied our country. If we occupy your country, what you will say to me? If I killed your people in your country, what you will say? I think our people suffered a lot, bloodshed, destruction, everything. But we say the past is the past story, a part of our past history. Now we want to focus on future. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर दिल्ली में एहतजाज किया गया। अफगान मुहाजिरीन ने UNHCR की इमारत के सामने अपने हुकूक और तालिबान के अफगानिस्तान में इख्तिदार पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। वसंत विहार में हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर एहतजाज कर रहे लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त हम दिल्ली के वसंत विहार में UNHCR के ऑफिस के सामने हैं और यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी वो अफगानिस्तान की तमाम खवातीन, महिलाएं वो यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं, मर्द पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं, अपने अपने मुतालबात को लेकर पहुंचे हैं और न सिर्फ तालिबान के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनकी हेल्प होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है, उसको लेकर के इनकी तमाम नाराजगी है। इनसे बात करते हैं। आपका डिमांड क्या है? आप यहाँ पर ये कार्ड लेकर आए हैं, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? जी,
डिमांड तो यही है कि अपना राइट्स चाहते, जो हमारा यूएनएचसीआर जो हक है वही चाहते बस। यूएनएचसीआर खुद को उसको पता है कि हमारा हक है, हम अपना हक चाहते बस। किस तरह की परेशानी या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं कि यूएनएचसीआर के सामने आप अपील कर रहे हैं, ये लेकर खड़े हैं? क्या परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? हिंदुस्तान में बहुत परेशानी है। मेरा 4 साल हो गए हिंदुस्तान से मैं आ गया, इधर से रिफ्यूजी कार्ड नहीं देना, मैं रिफ्यूजी नहीं, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरा हस्बैंड बीमार है, उनके सारे बदन पैरालाइज है, वो मेरा 2 छोटा बच्चे है, इस कोई नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं मेरी मदद करने। मैं सिर्फ यूएनएचसीआर के रिक्वेस्ट करना है कि मेरे रिफ्यूजी कार्ड देना है, मेरा सरनाइश करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये अपने राइट्स को लेकर के और अपनी सेफ्टी को लेकर के अपने पोस्टर बैनर्स हैं उनको लेकर के जो दुनिया को जो मैसेज है वो ज़रूर देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ तो तालिबान आ गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अब उन्होंने झंडा तक बदल दिया है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इस यहाँ का बात करूँ ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वी डोंट हैव फ्यूचर, वी डोंट हैव अ प्रॉपर राइट्स दैट हमारे लिए जो राइट्स बने वो बिल्कुल भी ये लोग फॉलो नहीं करते। हम कितने सालों से 13-14 साल से हम यहाँ पे रह रहे, कोई हमारी आवाज़ तक नहीं सुन रहे। वी वांट हेल्प फ्रॉम देम, वी वांट वीज़ा। हमारे पास यहाँ पे काम भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्लीज़ हेल्प अस। तो ये मदद मांगी जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा बदल दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो झंडा है वो आप लोगों का जो फ्लैग है, वो परचम है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी मैडम, बहुत प्रॉब्लम है, तालिबान बहुत प्रॉब्लम। If we went to Afghanistan, Taliban killed us. So problem. We cannot go in Afghanistan. यहाँ जो परचम है आपका मुल्क का, आपके देश का, वो तालिबान ने बदल दिया। क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये झंडा बदलना, ये परचम बदलना ठीक है? नहीं, बदल हो गई नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत डरते हैं सब। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल है, क्योंकि लेडीज को मरता है। आप टीवी में देख लिया है, कोई भी नहीं जा सकती अफगानिस्तान में, लेडीज को नहीं जा सकती, क्योंकि बोलता है हम लोग आज़ादी चाहिए, मगर तालिबान आज़ादी नहीं चाहिए। वो बोलता है कि मेरे कानून से रफ्तार करो। उसका कानून बहुत अलग से है, जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं किसी के साथ। जिस तरह से वो शरिया की बात करता है कि हम शरिया लॉ लगाएंगे, क्या वो शरिया पे अमल करता है? हाँ, करता है। अभी खो बोला है कुछ नहीं करेगा, मगर झूठ बोलता है। रात को जाती है, घरों का जाती है। हाँ, वो मगर ये हम लोग नहीं जा सकते अफगानिस्तान, क्योंकि सब दुश्मनी से इधर आया है। तो ये तो इन आँखों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, और इन आँखों के अंदर जो है उस खौफ को देखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के जो डर है उसको देखिए। तो ये तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए कि किस वजह से अफ़गानिस्तान में जब से एक तब्दीली आई है, वहाँ पर तालिबान काबिज़ हुए हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालना की कोशिश शुरू कर दी है, हुकूमत बनाने की कोशिश की है, तब से अफ़गान जो रिफ्यूजी हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन हैं, उनको उनके अंदर वो खौफ पैदा हो गया। यही वजह है कि आज वो यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीर प्यारे लाल गरक और मालविंदर सिंह के जरिए जम्मू कश्मीर के मुतालिक मुतनाज़ा बयान को लेकर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू से प्यारे लाल गरक और मालविंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि प्यारे लाल गरक और मालविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होने की बात कही थी। दूसरी जानिब हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने इस ज़िम्न में सिद्धू से जानकारी मांगी थी। हरीश रावत के मुताबिक सिद्धू ने कहा है कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए प्यारे लाल और मालविंदर सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। देखिए, भारत की संसद का सर्वसम्मति से 1994 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है
भारत का अभिन्न अंग है और अगर भारत के बंटवारे का कोई काम अभी बाकी बचा है वो उन इलाकों को वापस लेना है जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से इस बात को 2012 में भी दोहराया था। तो जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? क्योंकि भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को बरकरार रखने के लिए जब पंजाब आतंकवाद के दौर से गुज़र रहा था, उसके बाद कश्मीर आतंकवाद के दौर से गुज़र रहा था, हज़ारों कांग्रेस जनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। और अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार के बयान सिद्धू जी के दोनों एडवाइज़र से आए हैं, माली साहब जो सिद्धू जी के एडवाइज़र हैं वो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया एक इलीगल ऑक्यूपेंट है कश्मीर का। और ठीक उसी प्रकार जो प्यारे लाल गर्ग हैं, उनके दूसरे एडवाइज़र सिद्धू साहब के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो क्योंकि ये पंजाब के हित में नहीं है। ये तो डाल डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पात पात पे उनके एडवाइज़र चल रहे हैं। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जो एडवाइज़र हैं सिद्धू जी के, राहुल जी के कहने पर अपॉइंट किया गया था? इसका जवाब सिद्धू जी भी दे और इसका जवाब राहुल गांधी भी दे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इमरान खान ने ऑन कैमरे सिद्धू के लिए जो कहा था कि किधर है अपना सिद्धू, ये जरूर है कि इमरान खान और सिद्धू जो रिश्ता शेयर करते हैं वो रिश्ता देश के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार वो पाकिस्तान और कश्मीर को आगे लेकर के देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, इस पे जवाब राहुल गांधी को देना होगा। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां तवील वक्फे के बाद तलबा हाई स्कूल और कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। आज से 9 ता 12वीं जमात तक के हाई स्कूल और पीयू कॉलेज को खोलने की हुकूमत ने इजाजत दी है। कोरोना वबा के एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए तलबा व तालिबात क्लासरूम में दाखिल होकर पढ़ाई कर सकते हैं। बंगलुरु में हमारे नुमाइंदे ने वीके अब्दुल्ला हाई स्कूल का जायजा लिया। 18 महीने के वक्फे के बाद दोबारा हाई स्कूल खुल चुके हैं। तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगलुरु के वीके उबैदुल्ला हाई स्कूल में, जहां पर 9th और 10th के तलबा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्लास में शिरकत कर रहे हैं। बताइए बेटे, कितनी खुशी हो रही है आज आपको? We are happy because we are getting knowledge from school and previous we can't get any knowledge from home. So Hi, I'm Umezara. I'm VK Ubaidullah from 10th standard. मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल खुल रही है बिकॉज फ़ोन में समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन कभी सीधा आता कभी ख़राब होता, बिकॉज चार्ज लगा फ़ोन ख़राब हो जाता है तो टाइम को क्लासेस अटेंड नहीं होता करना। तो जब स्कूल खुली है तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहा है समझ में। कोरोना वबा के दौरान यतीम हुए बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें अब दिल्ली हुकूमत EWS कैटेगरी में शुमार करेगी और उनकी तालीम का पूरा खर्च उठाएगी। दिल्ली हुकूमत ने महकमे तालीम के अफसरान को ऐसे तमाम बच्चों की शिनाख्त करने का हुक्म दिया है ताकि उन बच्चों की तालीम बीच में न रुके। मजीद तफसील बता रही हमारी नुमाइंदा रचना। महामारी के चलते जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया है, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी जिन्होंने कोविड संक्रमण के चलते अपने परिवार को खोया है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और अब उनकी पढ़ाई रुक चुकी है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशकों को ये निर्देश जारी किया है कि इस तरीके के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और महामारी के चलते उन्होंने अपने परिवार को खो दिया है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके और बच्चों को पढ़ने में दिल्ली सरकार मदद करे। उनका जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाएगी।
ऐसे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। 8वीं के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और परिवार को खो चुके हैं तो उनकी पढ़ाई किसी तरीके से ना रुके, उनका भविष्य ना खराब हो। 2020 मार्च से लेकर अब तक जो बच्चों ने अपने परिवार को खोया है उन बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। तो दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल होते हुए इस तरीके के निर्देश को जारी किया गया है कि बच्चे अब परेशान ना हो, उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो अब देखना होगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं और चिन्हित करने के बाद ऐसे कितने बच्चों के लिए सरकार के सामने आती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 रोज़ा कौमी इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में मुसलमानों को दरपेश शरई और दीगर मसाइल पर तबादुल ख्याल हुआ। बोर्ड के सदर कारी मोहम्मद यूसुफ अजीजी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 10 से ज्यादा रियासतों के उलमाए और दानिश्वरों ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुसलमानों के हुकूक सलब कर रही है। मुख्तलिफ महाजों पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इजलास में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई इख्तिलाफ नहीं है। को हमारे उलमाए किराम ने बयान कर दिया है और बिलखुसूस मतमईन नज़र ये है कि जमहूरी मुल्क में हम सब उलमाए किराम खुर्राए-ए-ज़ाम मिल के इसे आगे बढ़ाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया को, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है खानकाही हजरात से मदद लेंगे और उलमाए किराम से मदद लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। शरीयत के लॉ से जहाँ शरीयत की ज़रूरत पड़ेगी हम उन मामलात में हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया दखल होगा, और जहाँ सियासी एतबार से ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कौम मुस्लिम को आगे बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के इजलास में हमने यहाँ इस प्रोग्राम में ये पैगाम देने की कोशिश की है, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत। मुल्क और मिल्लत की तरक्की इत्तेहाद में है, इख्तिलाफ से हमें बचना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया बाहमी ताउन से, इत्तेहाद और इत्तेफाक से और कॉमन एजेंडे पर मुत्तफिक होकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए कोशां रहे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक काम होगा, बहुत बड़ी खिदमत होगी और आने वाले दिनों में एक अच्छा बेहतरीन माहौल हमारे अपने मुल्क में बन सकता है। इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी इख्तलाफी मसला हो या कोई भी इख्तलाफी बात हो, हमें मिल बैठना चाहिए, हमें मिल बैठ कर के तबादला ख्याल करना चाहिए, तलखियाँ गलत फहमियाँ उन्हें दूर करना चाहिए। उम्मीद है कि मिल बैठने से बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इस तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। जहाँ तक कौमी मिली मसाइल हैं उस हवाले से हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उसी शिकायत और खला को दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। अब नहीं, वो तनाव और डिस्प्यूट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हमें पॉजिटिव सोच कर, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये माजी के किस्से हो गए। अब माशाल्लाह ये जितने भी यहाँ बैठे हुए दानिश्वर हजरात हैं, मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, ये इसी सोच ब्रॉड माइंडेड लेकर यहाँ आए हैं कि वसअत क़ल्बी, वसअत नज़री के साथ हम काम करेंगे। मिली मसाइल में, मुल्की मसाइल में, कौमी मसाइल में तालमेल के साथ काम करेंगे और जो भी हुकूमत रहेगी उस हुकूमत से भी इंशाअल्लाह हम अपना अच्छे राब्ते रखेंगे। ये जो माजी के जो मसाइल है इस सबको भूल कर अभी जो कदम उठाए हैं, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें जो अभी उलमाए कराम जो अच्छा जहन साजी लेके एक फेयर अंदाज में हम सब मिलजुल के एक मोहब्बत खुलूस से इत्तेहाद को, खासकर जो है ना इत्तेहाद को जो है ना इसको इन्हें इसकी बात करें। अभी जैसा तनवीर हाशमी साहब ने फरमाया, खादिम मोहम्मद अली साहब ने फरमाया, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सही अंदाज में नया जहन के साथ आगे बढ़ना है और हम सब एक दूसरे को मुत्तफिक होकर एक काम करना है। हम तो ये चाह रहे हैं ना साहब, जितने भी इंतशार है उसको आपस में बैठ के मुत्तहद होकर बात कर सकते हैं। जैसा तनवीर हाशमी साहब फरमाएं कि जब तक हम एक जगह बैठ के एक दूसरे ख्यालात जाहिर नहीं करेंगे, यानी थोड़े फोर्सेस ने उठाया दिल्ली की जल सुरक्षा का जिम्मा। मिलिए दिल्ली की ज्योति शर्मा से, जिनका कौमी राजधानी की जल सुरक्षा में बेमिसाल खिदमातें अंजाम दी है। उनकी सरबराही वाला नॉन प्रॉफिट इदारे फोर्सेस ने जल शक्ति की खातिर सैकड़ों कम्युनिटीज, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और मकामी लीडरों को यकजा किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मा खुद उठाती है और इसकी कामयाबी को यकीनी भी बनाती है। मिशन पानी की एक साथ एक खास रिपोर्ट।
I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is, there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically, we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater, and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you will see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside. क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुका है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त अपने तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है, तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753 पर।